नमस्कारम, मैं आपका स्वागत करता हूं पिंक पैरेट पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट हैं आदरणीय श्री आवेश कुमार जी। इनको 40 से ज़्यादा साल हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। ही इज़ वेरी प्रोफिशिएंट एट व्हाट ही डज। ये जयपुर के राजगुरु एवं सम्राट यंत्र के इन्वेंटर, जंतर मंत्र के डिज़ाइनर, पंडित श्री जगन्नाथ जी सम्राट के वंशज हैं। आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। नमस्कारम, मैं आपका स्वागत करता हूं पिंक पैरेट पॉडकास्ट में। हम सब आपके आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारी पॉडकास्ट के पहले गेस्ट आप ही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अनेक शुभकामनाएं दूंगा आपका पिंक पैरेट पॉडकास्ट जो है इसे शुरू करने के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि ये काफ़ी अच्छा चले। धन्यवाद। मैं शुरुआत के प्रश्न आपके निजी जीवन के ऊपर पूछना चाहूँगा। हाँ जी। पहला प्रश्न ये कि आपने ज्योतिष विद्या कहाँ से सीखी और आपको इसको सीखने में कितना समय लगा? ज्योतिष विद्या दरअसल मैंने किताबों से ही सीखी। मेरे घर में एक माहौल था, क्योंकि मेरा जो ननिहाल पक्ष है वो ज्योतिष में काफ़ी सालों से था जी। तो अपन ये कह सकते हैं एक माहौल बना हुआ था। तो उस वजह से मेरे को इसमें रुचि पैदा हुई कि भी मेरे को भी देखना चाहिए। शुरुआत में मैं नहीं मानता था कि ज्योतिष जो है वो भविष्य के दर्शन करवा सकता है। मुझे ऐसा लगा जैसे दूसरे साइंस होते हैं, जैसे आर्ट्स है या मेडिकल लाइन वगैरह सब्जेक्ट है, तो ऐसे ही ज्योतिष भी होगा। लेकिन भविष्य दर्शन कराना ये मैंने बाद में सीखा ज्योतिष से। मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं रहा कि मुझे कोई अच्छा गुरु मिले, तो इस कारण मुझे सभी कुछ अपने आप ही करना पड़ा। गुरु मिल जाते तो जो चीज़ मैंने 10 साल में सीखी वो मैं 1 ही साल में सीख लेता। लेकिन और ज्योतिष की अपन बात करें तो ज्योतिष का कोई अंत ही नहीं है। तो अगर अपन यूँ कहें तो मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ। आज भी मैं सीखता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, उपायों को मैं अपनी तरफ से बनाता भी हूँ, लोगों से राय भी लेता हूँ बाद में कि फलाना उपाय उनके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कितने कर रहे हैं। तो ज्योतिष के लिए तो मैं अभी भी बच्चा ही हूँ। वैसे एग्जैक्टली आपको कितने साल हो चुके हैं ये प्रैक्टिस करते हुए? मैंने शुरुआत में न्यूमरोलॉजी सीखी थी जब मैं 7वीं कक्षा में था। उसके बाद मैंने पामिस्ट्री, जिसको अपन हस्तरेखा कहते हैं हिंदी में, वो सीखा। और करीब मैंने जब कॉलेज पास आउट किया उसके बाद में मैं ज्योतिष विद्या के अंदर रुचि मेरी बढ़ी और मैंने ये स्टार्ट किया। यूँ मान लें कि लगभग मुझे 25 से 30 साल ज्योतिष करते हुए हो गए और हस्तरेखा देखते हुए मुझे करीब 41 साल हो गए। क्या आपका परिवार आपके विरुद्ध था इस चुनाव पर कि आप ज्योतिषी सीखना चाहते हैं? हाँ, वो ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। हालांकि शुरुआती दिनों में मैंने पढ़ाई भी उसी की करी। मैं MSc IT भी हूँ, लेकिन रुचि होती गई तो घर वाले भी मेरा साथ देने लगे। और इस मामले में मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि सब ने मेरे को प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस एस्ट्रोलॉजी पे पूछना चाहूँगा। हाँ जी, बिल्कुल। पौराणिक काल में व वर्तमान काल में कुंडली बनाने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? जैसे वर्तमान काल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई जाती, पौराणिक काल में कैसे बनाती थी? पौराणिक काल में अपन लोग पंचांग का प्रयोग किया करते थे। आज भी पंचांग का प्रयोग करते हैं जो पुराने पंडित वगैरह हैं, जो सीखे हुए हैं वो लोग। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा अंतर ये लगता है कि पहले की जो जन्म पत्रिकाएँ बनती थी, अगर उदाहरण के तौर पे अपन लें तो एक जन्मांक चक्र की बात करें जो बेसिक चार्ट कहलाता है, नेटल चार्ट होता है, इसके अंदर लग्न स्पष्ट व सूर्य स्पष्ट दिया होता है।
मतलब कि कितने डिग्री के ऊपर लगन है और कितने डिग्री के ऊपर सूर्य है। बाकी ग्रहों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो एक अपन इस तरीके से कहते हैं कि भाई अगर चंद्रमा अगर 20 डिग्री पे है और सूर्य उसके साथ बैठ के अगर 2 डिग्री पे है, तो अपन कहते हैं ये एक ही भाव में आ गए, तो अपन उसके रिजल्ट उसके हिसाब से दे देते हैं। जबकि आजकल के आधुनिक सॉफ्टवेयर अपने को डिग्रीज बताते हैं। अब एक भाव की अपन बात करें जन्मपत्री में, ऐसे कुल 12 भाव होते हैं। एक भाव जो है वो लगभग 30 डिग्री का होता है। तो अगर अपन 2 डिग्री और 20 डिग्री पे अपन देखें तो ये जो ग्रह है ये काफ़ी आगे निकल गया। 2 और 20 में लगभग 18 डिग्री आगे निकल गया। तो उसके भविष्य के जो कथन होते हैं वो बदल जाते हैं, जबकि पहले एक ही रहा करते थे। ओके, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपने बताया ना, पौराणिक काल से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ज़्यादा एडवांस निकला क्योंकि हम डिग्रीज और बढ़ा सकते हैं, ये ऐसा। तो क्या फ्यूचर में ये और भी एडवांस हो सकता है तरीका, जिससे हम और प्रिसाइजली बता सकें? फ्यूचर में एआई के यूज़ से ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तब हम जैसे ज्योतिषों की बहुत अच्छी मदद मिलेगी और हम लोग ज़्यादा अच्छे प्रवचन दे सकेंगे। आजकल के सॉफ्टवेयर्स भी रिकॉर्ड्स करते हैं हमारे जो भी डेटा वगैरह देते हैं क्लाइंट्स हमारे को। कुछ एक जन्मपत्रियाँ होती हैं जिन्हें हम सेव करते हैं, जो वाकई थोड़ी सी अलग हटके होती हैं। हर एक जन्मपत्री से उनका मेल नहीं होता। कुछ बहुत अच्छे या कुछ बहुत बुरे योग भी होते हैं। तो ये जो डेटा है ये हमारे को काफ़ी मदद करता है जन्मपत्री को स्टडी करने में, उसको और बेहतरीन उसका भविष्य बताने के लिए। अच्छा, आप इस विद्या संबंधी कुछ पुस्तकें या ग्रंथों के नाम बता सकते हैं जिसे पढ़कर हम ज्योतिषी सीख सकें? ज्योतिष सीख सकें? हाँ, सॉरी। आजकल के टाइम में अगर देखें तो मुझे जो मेरे व्यक्तित्व और मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो पंडित वीपी गोयल जी है, जिन्होंने कई किताबें लिखी है, जिसमें मुझे दशमांश चार्ट का एक बड़ा अच्छा अनुभव मिला। उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। बाकी अपन लघु पाराशरी, नेमीचंद शास्त्री जी की किताब है वो, दीपिका, फल दीपिका वगैरह, इनसे अपन काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। जहाँ तक पुराने ग्रंथों का सवाल है, अपन लोग जैसे अपन उदाहरण के तौर पर सिटी पैलेस ले जयपुर में, तो वहाँ पे जो लाइब्रेरी है सिटी पैलेस की, उसमें सभी तरह के ग्रंथों का इन्होंने संग्रहण कर रखा है। तो अपन वहाँ से जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे ज्योतिष से अपन आगे बढ़ें, कैसे उसको पढ़ाई की जाए, कैसे उसको देखा जाए, ये सारी चीज़ें होती है। और जंतर मंतर जो स्थान है वो बड़ा मददगार होता है। कई बार रात में भी अपने को तारों को देखना होता है, तो जंतर मंतर के द्वारा अपन उनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एक प्रश्न है, अगर एक व्यक्ति आपकी बताई पुस्तकें और इन ग्रंथों को पढ़ता है तो कितने समय में ज्योतिष विद्या सीख सकता है जो फंक्शनल भी हो? इन ग्रंथों को अगर पढ़ता है, अगर मन लगा के पढ़ता है, तो अगर उसके योग भी हो कि वो ज्योतिष विद्या सीखे, ये गुप्त विद्या कहलाती है। अंग्रेज़ी में से ऑकल्ट साइंस कहते हैं। लेकिन अगर आपके योग नहीं है गुप्त विद्या सीखने के, तो आप ये आर्ट्स के या दूसरे सब्जेक्ट जैसा नहीं है कि अपन ने पढ़ा और एग्ज़ाम दिया और पास हो गए। इसको भविष्य देखने के लिए अपने को वो योग होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके योग है, थोड़ा बहुत भी योग है, तो भी आप लगभग 2 से 5 साल के अंदर भविष्य बताने लायक हो जाते हैं। ओके। अच्छा, आपने योग के बारे में बताया कि एक व्यक्ति के योग है सीखने का या नहीं सीखने का, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा देखा आपने कि एक व्यक्ति के किसी चीज़ का योग हो पर उसके विपरीत कोई घटना हो रही हो? जिस प्रकार मैं एग्जांपल दूँ तो कुंडली के हिसाब से मेरे को पेट संबंधी कोई बीमारी होनी चाहिए परंतु वो नहीं होती, तो ऐसा आपने देखा है?
हाँ, ऐसा कई बार देखने को मिला है कि अपन कभी किसी की आयु बताते हैं या कोई बीमारी बताते हैं, और जिस उम्र में बताते हैं, जिस तरीके की बताते हैं, उस तरीके से नहीं होती घटनाएं। उसका एक कारण ये है कि अपन अपने जीवन निर्वाह कैसे कर रहे हैं, अपन लोगों का कितना भला कर रहे हैं। अपन इस धरती पे जन्म इसलिए लेते हैं कि अपन लोगों का भला कर सके। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, लेकिन इंसानों का जो मुख्य रोल है वो ये है कि वो दूसरों के लिए जिए, इस दुनिया को कुछ दे के जाए। तो अगर अपन कुछ दे रहे हैं तो भविष्य जो बुरा है वो हट जाता है, जबकि जो अच्छी चीज़ें हैं वो बढ़ जाती है। ओके ओके। अब मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ व्यूअर्स के लिए। हाँ जी। राशि व नक्षत्र ये सब क्या होते हैं? राशि व नक्षत्र अगर देखा जाए तो राशियाँ कुल 12 होती हैं, जो कि मेष, वृषभ, मिथुन से लेके मीन राशि तक चलती है। सभी राशियों के ग्रह तय हैं कि ये ग्रह जो हैं इन राशि के मालिक हैं या नहीं हैं। जैसे अपन कहें कि मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी जो है, स्वामी ग्रह जो है, उसे मंगल माना गया है। इसी तरीके से वृषभ राशि के लिए शुक्र माना गया है। चंद्रमा और सूर्य को सिर्फ एक एक राशि मिलती है, और राहु केतु की कोई अपनी खुद की राशि नहीं होती, बल्कि अपन देखें तो बाकी सारे ग्रहों को 2 राशियां प्राप्त होती है। नक्षत्र कुल 27 होते हैं, जो कि अश्वनी, भरणी, कृतिका से लेकर रेवती तक चलते हैं। कुल 27 नक्षत्रों के अलावा एक नक्षत्र जो ब्रह्मा के अधीन आता है, जो सृष्टि करता है अपने उनके अधीन आता है, जिसे अभिजीत नक्षत्र कहते हैं, वो भी होता है, जिसे अति शुभ माना गया है। हर एक नक्षत्र जो है वो भी किसी न किसी राशि के, किसी न किसी ग्रह के बीच में पड़ता है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जो 2.25 चरणों का या 2.25 राशियों का अपन एक भाव मानते हैं। एक मिनट मैं पूछना चाहूँगा, राशि और नक्षत्र में कोई रिलेशन होता है? राशि और नक्षत्र दोनों ग्रहों पे ही काम करते हैं। अपन यूं कह लें कि अपन ने एक रोटी ली और उस रोटी के 4 टुकड़े कर दिए जी, तो रोटी जो है वो तो ग्रह हो गया, जबकि नक्षत्र वो उसके 4 टुकड़े हो गए। तो अपन उसको सूक्ष्म रूप से जब जाएंगे तो वो नक्षत्रों में आ जाता है। ओके ओके। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप बताइएगा सही है गलत। नक्षत्र को हम कॉन्स्टेलेशन कह सकते हैं, हाँ और जी। राशि को हम क्या ऐसे कह सकते हैं ये एरिया है जो प्लेनेट कवर करता है अगर रोटेशन? अगर अपन भचक्र देखें, ज़ोडिएक, तो उसके अंदर तारों के समूह मिलते हैं। ये समूह जो होते हैं ये नक्षत्र कहलाते हैं। इनके अंदर मैंने शुरुआत में ही जैसे बताया था कि 30 डिग्री का एक भाव होता है। तो जब अपन देखते हैं तो 30 डिग्री में अपने को एक ग्रह दिखाई देता है ना। ये जो एक ग्रह है इसमें 2.25 नक्षत्र पड़ता है, यानी कि पहले ग्रह पड़ते हैं पृथ्वी के बाद में, उसके बाद नक्षत्र पड़ते हैं। नक्षत्र जो है तारों का समूह है, जबकि ग्रह जो है वो अपने पृथ्वी के या सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन क्योंकि अपन पृथ्वी पे खड़े रहते हैं तो अपन को हर चीज़ चलायमान नज़र आती है पृथ्वी के अलावा। तो अपन पृथ्वी को केंद्र मान के ज्योतिष का अध्ययन करते हैं। कई लोगों का ये मत है कि भाई ज्योतिष तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका तो बेस ही गलत है। ओके। तो बेस गलत नहीं है, क्योंकि अपन जिस जगह बैठे हैं वो स्थिर है, इसलिए अपन इसको स्थिर मान के हर चीज़ को अपन चलायमान मानते हैं। ओके ओके। अब मैं आपसे कुछ अलग क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का उदाहरण जिसकी कुंडली बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य दर्शाती हो?
दुर्भाग्य दर्शाने वाली कई कुंडलियाँ होती हैं। ये डिपेंड करता है कि जो दुर्भाग्य है वो किस क्षेत्र में है। जैसे धन के क्षेत्र में है, या फिर वो अपने पत्नी को लेके उस क्षेत्र में है, या कामकाज के क्षेत्र में है, या अध्ययन के क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में वो है दुर्भाग्य। हर एक जो भाव होता है वो कोई ना कोई समस्या या कोई ना कोई अपने अंग को लेके दर्शाता है कि भाई ये अंग इसका है, ये अंग इसका है, ये अंग इसका है। इसी तरीके से जैसे अपन पंचम भाव को अपन जब देखते हैं तो अपने को इसको अध्ययन के रूप में भी देखा जाता है, इसे संतान के रूप में भी देखा जाता है। बीमारियों में इससे लिवर का पता चलता है। पंचम भाव जो होता है पिछला जन्म कैसा निकला और अपने कर्म अपन ने कौन से अधूरे छोड़ दिए या पूरे करने हैं, या अपनी क्या इच्छा रह गई मृत्यु के समय, ये सब पंचम भाव से पता चलता है। ऐसे ही अपन बाकी भावों की तरफ भी अपन इनसे पता कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पता पड़ गया कि ये किस प्रकार काम करता है, परंतु फिर भी अगर आप एग्जाम्पल दे सके एक तो कि इस व्यक्ति के इतना ज़्यादा दुर्भाग्य था क्योंकि इसके ये योग थे। दरअसल अपन जब पैदा होते हैं, धरती पे आते हैं इस दुनिया में, तो अपना मुख्य उद्देश्य होता है कि हम दूसरों की भलाई करें और ईश्वर भक्ति करें। अपना मुख्य उद्देश्य है जी। क्योंकि यही अपन बाकी सभी जीवों से अलग हटके कर सकते हैं, है ना। तो जो इस रास्ते नहीं जाएगा वो दुर्भाग्यशाली कहलाएगा। जैसे अगर धन कमाने के चक्कर में जाए और अगर उस धन के चक्कर में उसके ईश्वर से दूरियां हो जाए, लोगों को धोखा दे, झूठ बोले, तो अपन कहेंगे ये दुर्भाग्यपूर्ण कुंडली है। अगर सातवां भाव का अपन उदाहरण लें तो सातवें भाव से अपन पत्नी को और अपना सामंजस्य दूसरे लोगों से कैसे बैठता है, बिजनेस पार्टनरशिप कैसे बैठती है, ये अपन सातवें भाव से देखते हैं। तो अगर सातवां भाव खराब है, मान लीजिए कि लगन जो है वो कर्क राशि का है और सातवें भाव के अंदर चंद्रमा विद्यमान है। अब चंद्रमा यहाँ बैठ के अगर अपन देखें तो केंद्र अधिपति दोष बना रहा है, दूसरा अपनी दुश्मन राशि में भी बैठ गया, तो इसको अपन दुर्भाग्यशाली कहेंगे। जैसे आपने दुर्भाग्य के लिए बताया, आप ऐसे ही सौभाग्य के लिए भी बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सौभाग्य के लिए जिसमें लगभग सभी सुख प्राप्त हों, जिसने ये जीवन प्राप्त किया एक न एक दिन वो जाएगा, तो दुर्भाग्य तो तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर वो बाकी सारे अपने अचीवमेंट्स करता है लाइफ में, तो अपन इसको सौभाग्यशाली कहेंगे। जैसे अगर वो धन कमाने की क्षेत्र में जाए तो धन भी कमाए, अच्छा पति भी बने या पत्नी बने, उसके बच्चे लायक निकल आएँ, उसको थोड़े से कम प्रयासों के बाद में लाभ अधिक होने लग जाए, तो ऐसी कुंडली को अपन अच्छा कहेंगे। जैसे अगर गुरु 11वें भाव में हो और स्वराशि का हो, या शुक्र स्वराशि का केंद्र में हो, या उच्च का हो, या अपने मूल त्रिकोण में हो, तो ऐसे व्यक्ति कभी उधार लेते हुए नहीं पाए जाते, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और इनको सौभाग्य प्राप्त होता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जिसकी कुंडली बहुत रेयर थी, मतलब जो योग उसकी कुंडली में थे वो किसी दूसरे की कुंडली में नहीं पाए गए? ऐसे व्यक्ति तो सिर्फ ईश्वरी हैं। बाकी ज़्यादातर योग मिल जाते हैं। जहाँ ईश्वर की बात चली है तो जैसे अपन कुबेर जी का अपन स्मरण करें तो इनकी वृषभ लगन की कुंडली बनती है। वाह, मतलब एक मिनट, आपने कुबेर जी बताया जो यक्ष थे जिनके बारे में हमने जो रावण के भाई थे, उनकी भी कुंडली अवेलेबल है हमारे पास? हाँ, अपने पास में लगभग सभी देवी देवताओं की कुंडलियां हैं, जिनका संग्रहण कर रखा है। भृगु संहिता एक किताब है उसमें, तो अपन उसमें से सभी कुंडलियों को देख सकते हैं। ओके।
इसमें तीसरे भाव को अपन काफ़ी अधिक महत्व देते हैं अपने जन्मपत्री में। इनके तीसरे भाव में, ये आप कुबेर जी की बात कर रहे हैं? कुबेर जी की बात कर रहा हूँ। इनके तीसरे भाव में लगभग 5 ग्रह बैठे हैं, जिसमें स्वग्रही चंद्रमा भी है, अनेक ग्रह हैं, उच्च का गुरु बैठा हुआ है, केतु है, ऐसे करके कई ग्रह बैठे हैं। और यहाँ से अगर अपन 7वीं दृष्टि से देखें तो शनि स्वग्रही होके लाभ भवन में बैठा है। तो ये एक बहुत अच्छा योग उत्पन्न करता है। केवल तीसरे भाव में एक ही क्रूर ग्रह है, सूर्य। तो सूर्य क्योंकि इकलौता ग्रह रह गया, इस कारण अपन इसको इतना महत्व नहीं देते और अपन इसको भी शुभ ही मानते हैं। इसीलिए कुबेर के पास में कहते हैं आधी दुनिया से ज़्यादा धन सिर्फ कुबेर के पास में ही है। राम जी की कुंडली लें तो उनकी कर्क लगन है, कर्क लगन में वो स्वग्रही चंद्रमा है, सभी सुख प्राप्त हैं उसके अंदर। मतलब ऐसे योग अगर आप पढ़ना चाहें, सीखना चाहें तो भृगु संहिता ज़रूर पढ़ें। ओके, आप बता सकते हैं भृगु संहिता में और किन किन की कुंडलियाँ अवेलेबल हैं? सभी की हैं इसमें, श्री राम जी की हैं, कृष्ण की हैं, कुबेर जी की हैं, रावण की हैं, सभी की हैं। और अच्छी बात या मज़े की बात ये भी है कि रावण की और राम जी की कुंडली लगभग एक जैसी है। तो गुणी तो रावण भी था, ऐसा नहीं है, बस कुछ दुर्भाग्य उसके साथ जुड़ गए कि उन्होंने सीता माँ का अपहरण कर लिया, इस कारण वो दुर्भाग्य को प्राप्त हुए। ओके, ठीक है। आप उन व्यक्तियों का उत्तर देते हैं जो आपके पास कुंडली दिखाने आते हैं, जिनकी कुंडली ये दर्शाती हो कि उनका मृत्यु का समय नज़दीक है या फिर उनकी हत्या या बलात्कार होने की संभावना ज़्यादा है? मतलब ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिनकी कुंडली बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य दर्शा रही हो? हाँ, इस तरीके की कुंडलियाँ भी आती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ऐसी बहुत कम कुंडलियाँ आती हैं जो जिनके बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के योग बनते हैं। और ये एक अच्छी बात भी है। इसके लिए जिम्मेदार जो ग्रह है वो है नेपच्यून, जिससे जो कि अगर अच्छी जगह ना बैठा हो, मतलब पंचम में या सप्तम में या अष्टम में बैठ जाए और क्रूर ग्रहों के साथ और बैठ जाए, जिसमें शुक्र ना हो, तो सामूहिक बलात्कार के योग बनते हैं। लेकिन सौभाग्यवश ये ऐसी कुंडलियाँ बहुत कम हैं। ओके, बट वो है एग्जिस्ट। लेकिन हैं। मृत्यु की जहाँ तक बात की जाए तो मैंने ये अपने प्रोफेशन में देखा है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, दुनिया समाज से अलग हटके होते हैं, वो लोग मृत्यु से नहीं घबराते, क्योंकि ये एक सत्य है। थोड़े से जो बाकी के लोग हैं वो थोड़ा मृत्यु से डरते हैं, डरते तो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो थोड़े से ज़्यादा घबराते हैं। तो फिर वो गलत पंडितों के चक्कर में पड़ के और पूजा पाठ करवाते हैं और दूसरी विधियां करवाते हैं और अपने पैसे ख़राब कर लेते हैं। जब लोग आपके पास आते होंगे तो वो पूछते होंगे कि मेरी मृत्यु कब होगी, तो आप इसका उत्तर क्या देते हैं? मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि जो मेरे से प्रश्न पूछ रहा है उसकी उम्र क्या है। तो अगर वो थोड़ा सा अधेड़ उम्र में या बड़ी उम्र में है तो मैं उसको टालता ही हूँ। लेकिन अगर वो 20-25 साल 30 साल तक की उम्र का है और उसकी मृत्यु अगर 70, 75, 80 के आसपास मुझे दिखाई देती है, तो मैं फिर बताता हूँ उसको लगभग कि आपकी आयु ये है। ओके, पर जिनकी कम होती है आप उनको नहीं बताते? उनको मैं नहीं बताता। ठीक है, ठीक है। अब दूसरों की मृत्यु हो गई, हम आपकी मृत्यु के बारे में पूछते हैं। आप एक बहुत बेहतर ज्योतिष हैं, तो आपको अपनी मृत्यु का समय भी पता होगा, तो क्या आप उससे घबराते हैं या फिर आपके उसके पे क्या विचार है? डर सबको लगता है, मैं भी अपनी मृत्यु से डरता हूँ, घबराता हूँ। मृत्यु आना एक अटल सत्य है, इससे अपन बच नहीं सकते।
हर चीज़ से अपन बच सकते हैं, लेकिन मृत्यु से नहीं बच सकते। मुझे भी पता है कि मेरी किस उम्र के अंदर मेरी मृत्यु आएगी, लेकिन अब ठीक है, जब सभी जाते हैं, कोई नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूँगा। लेकिन जाने से पहले दुनिया को कुछ ऐसा दे के जाऊँ कि लोगों का भला हो। ठीक है, आप जैसे अपनी मृत्यु के बारे में जानते हैं, तो आप ऐसे अपनी कुंडली देख के यूँ रोज प्रेडिक्शंस करते कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, 2 महीने में मेरे साथ क्या होने वाला है? नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करता। जब तक कि मुझे शारीरिक या बहुत मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा ना हो, तब तक मैं अपनी कुंडली नहीं देखता। क्या आप अपनी संतानों की कुंडली देखते हैं? नहीं, मैं उनकी कुंडली भी नहीं देखता। उसका कारण यह है कि एक बार जब वो पैदा हुए थे, तब मैंने उनकी कुंडली देख के जो उपाय करने चाहिए थे वो कर लिए। लेकिन मैं ज्योतिष का एक नियम है कि कोई अगर आपके सामने पी के आया हो, अपना रिश्तेदार हो जिससे आपको मोह ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों की कुंडलियाँ जो है वो अपने को नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अपन वहाँ कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। अब मैं आपको कुछ दोषों के बारे में पूछना चाहूँगा। हाँ सबसे जी। पहले तो ये मांगलिक दोष क्या होता है और इसका निवारण क्या होता है? मांगलिक दोष मंगल से बनता है, और इसे अपन मांगलिक होना कहें तो ज़्यादा अच्छा है। दोष इसका जब अपन विवाह करते हैं, उस समय जब दो कुंडलियों का मिलान किया जाता है, तो ये भी हो सकता है कि दोनों मांगलिक हों, लड़का लड़की दोनों मांगलिक हों। ये भी हो सकता है कि या तो लड़का मांगलिक हो या लड़की हो, या दोनों विपरीत हो इसकी परिस्थिति। वहाँ पता चलता है कि अपने को इन दोनों कुंडलियों के मैच करने से, इन दोनों के कुंडलियों का मिलान करने से दोष बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन मांगलिक होना मैं बुरा नहीं मानता। अगर अपन देखें इस दुनिया में, तो ज़्यादातर लोग जो है वो मांगलिक है, और मांगलिक लोगों से दुनिया चल रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मांगलिक लोग जो होते हैं ये स्पष्टवादी होते हैं, थकते नहीं हैं, और इनको जो करना है वो करके रहते हैं। इसलिए मैं मांगलिक को दोष नहीं कह के उनको बस मांगलिक कहता हूँ। बस इनमें एक छोटी सी बुराई होती है कि ये लोग थोड़े मुंह फट होते हैं, तो वो सामने वाले को चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे वो बोल देते हैं, और आजकल के ज़माने में कोई बुरा नहीं सुनना चाहता। ये मांगलिक दोष का एग्जैक्टली दुष्प्रभाव क्या होता है कि ये चीज़ होने से व्यक्ति के साथ ये बुरा होता है? ऐसा पुराने ज़माने में कहते थे कि अगर नॉन मांगलिक की मांगलिक से शादी हो जाए तो जो नॉन मांगलिक है उसकी मृत्यु हो जाएगी। जबकि मैंने जब प्रैक्टिस शुरू करी तो आज तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। ठीक है। मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। जीवन मरण और परण ये ईश्वर के हाथ में, ये अपने हाथ में है ही नहीं। तो मैं इसको इतना बड़ा दोष नहीं मानता। ठीक है, अब मैं आपसे एक दोष के बारे में और पूछना चाहूँगा। हाँ। ये कालसर्प योग क्या होता है और इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं? कालसर्प योग जैसे मैंने पहले बताया कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो राहु और केतु ये दोनों अपने से 180 डिग्री के ऊपर होते हैं। ठीक है। अब लगन से लेके 12वें भाव तक अपन राहु की पोजीशन मान लेते हैं कि भाई या तो वो लगन में होगा या दूसरे भाव में होगा या तीसरे में या चौथे में, ऐसे करके 12वें भाव तक हो सकता है। और केतु हमेशा उसका उल्टा होगा। जैसे अगर लगन में राहु बैठा है 22 डिग्री पे, तो 22 डिग्री पे ही केतु 7वें भाव में बैठा होगा, है ना। तो अगर राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाए तो ऐसे योग को अपन कालसर्प दोष कहते हैं। कालसर्प दोष में जो मैंने देखा है वो ये कि जब जीवन में बदलाव आते हैं अपने,
जैसे माँ के गर्भ से जब कालसर्प दोष वाला जो जातक है वो बाहर निकले, फिर थोड़े समय बाद वो घुटनों पे चले, फिर स्कूल जाए, फिर कॉलेज जाए, फिर शादी करे, फिर पहला बच्चा हो, इसी तरीके से आगे भी होता रहे, तब तब या तो उसके माता पिता पे या परिवार पे या उसके खुद के ऊपर मुसीबत आ जाती है। तो कालसर्प योग के ये दुष्प्रभाव है। ज़्यादातर पंडित क्या करते हैं कि वो डरा देते हैं कि भाई ये कालसर्प योग है, इसकी तो आप पूजा करा लो। पूजा कराने से क्या होगा? मान लीजिए कि आपके माता पिता आपके से मिलने आए हैं, कहीं आप कहीं और रहते हैं, एक हफ्ते के लिए वो मिलने आए आपसे। जिस दिन वो आए उस दिन आपने उनके लिए मिठाई, पूरी, आलू की सब्जी, बड़े अनेक पकवान बनाए और उनको खिलाए। लेकिन उसके बाद 6 दिन आपने उनको पूछा ही नहीं। तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो कालसर्प योग इसी तरीके से काम करता है। एक बार पूजा करा ली, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन ने पूजा करा ली। अपने को उसके लिए निरंतर पुण्य करने पड़ते हैं ताकि उसका दुष्प्रभाव चला जाए। ओके, मैं कुछ और दोषों के बारे में पूछता हूँ। ये भकुट, नाड़ी दोष, इनको आप कितनी महत्वता देते हैं? मैं कुल 3 दोषों को ज़्यादा महत्व देता हूँ, जिसमें एक गण दोष है, एक भकूट दोष है और एक नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष का मैंने लोगों के ऊपर उसका इस्तेमाल करा, कई उपाय करे, लेकिन उसका उपचार मुझे ढंग से नहीं मिला। मतलब अपन ने ग्रंथ भी मैंने देखे, मैंने इंटरनेट भी देखा, किताबें भी पढ़ी, लेकिन मेरे को उसका उपचार नहीं मिला। जबकि भकूट दोष का और गण दोष का अपन निवारण निकाल सकते हैं। भकूट दोष में जो लड़का होता है वो पैदा होने में दिक्कत होती है, या एक संतान होके रह जाती है, उसके बाद में फिर संतान नहीं होती। जबकि नाड़ी दोष में संतान ही नहीं होती या संतान से सुख प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए मैं इन 3 दोषों में से, मतलब इन सभी दोषों में से इन 3 दोषों को ज़्यादा महत्व देता हूँ। ओके, अब मैं पूछता हूँ, एक प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए कौन से योग होना आवश्यक है, तथा सारे गुण विद्यमान होने के बावजूद भी एक व्यक्ति में, उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते या मंत्री नहीं बन सकते? अपन प्रधानमंत्री से पहले मंत्री की बात करते हैं। ऐसे कई भाव हैं, जैसे दूसरा भाव है, चौथा भाव है, 5वां, 7वां, 11वां, 9वां। ये ऐसे भाव है जिनसे अपन देखते हैं कि कोई मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। और कई ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अपन को पता चलता है कि ये बनेगा तो कौन सा वाला मंत्री बनेगा भाई। मतलब विधानसभा में जाएगा या कहाँ बैठेगा, कितनी पावर होगी उसके पास में। कहने को तो मंत्री सीएम भी बन जाते हैं, लेकिन पावर नहीं होती उनमें, वो फिर किसी और की तरह कठपुतली की तरह नाचते हैं। तो इसके लिए राहु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा सूर्य जो है ये सबसे विशेष ग्रह माना गया है, जो कि ये बताता है कि आपके राजयोग है या नहीं है, और है तो आप उसमें जनता की कितनी सेवा करेंगे। भाई अपने लिए तो अपन सेवा करवा ही लेते हैं, है ना। 2 वक्त की रोटी चाहिए, अपने को दाल चाहिए, वो तो अपन खा ही लेंगे। लेकिन दुनिया को अपन क्या करें, जनता को क्या करें, इसके लिए सूर्य, चंद्रमा, राहु, गुरु, ये सारे ग्रह अच्छे होने ज़रूरी है। ओके, आप किसी ऐसे योग के बारे में बताएंगे जिससे देखकर ये पता कर सकें कि एक व्यक्ति कैंसर जैसी भयानक बीमारी से ग्रसित होगा या नहीं? हाँ जी, कैंसर से ग्रसित होगा कि नहीं, और होगा तो वो कहाँ का कैंसर होगा, इस बारे में भी अपन बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर 8वें भाव में गुरु बैठा हो
और छठे भाव में शनि हो, या यूं कहें कि शनि के घर जो है उसके अंदर मंगल बैठ जाए जैसा दूसरे भाव में, तो ये क्या करता है कि एक फोड़ा सा पैदा कर देता है गाल में या गले में, और वो धीरे धीरे वो चीज़ कैंसरियस हो जाती है, या ज़बान पे छाला बना देता है और छाला धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। तो इस कॉम्बिनेशन से अपने को थोड़ा डरना चाहिए। क्या आपके पास ऐसी कुंडलियाँ आई हैं जिनमें आपने ये चीज़ देखी हो? हाँ, ऐसी मेरे पास अनेक कुंडलियाँ आई हैं जहाँ पे कैंसर का है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कुछ कारणों से कैंसर पेशेंट बहुत अधिक हैं, तो उन सभी में ये मेरे को बातें मिली। क्या आपने उन्हें ये चीज़ बताई थी कि वो ऐसे प्रॉब्लम में मैंने पड़ने वाले उनको हैं? ये तक बता दिया कि उनका कैंसर आज की तारीख में कहाँ तक फैलेगा और कितना समय और है उनके पूछने पे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी वो इंश्योरेंस करें या जो भी उनको अपने घर वालों के लिए करना है वो करें। ठीक है, अब मैं थोड़ा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी। प्रसिद्ध होने के लिए या फेमस होने के लिए कुंडली में कौन से योग होने चाहिए, और आप कोई ऐसा योग, ऐसी कोई क्रिया बता सकते हैं जिसे करके हम फेमस हो सके? हाँ, ऐसी कई क्रियाएं हैं। सबसे पहले तो अपन प्रसिद्धि को अपन डिफाइन करें। प्रसिद्धि जो होती है वो नेकनामी से भी हो सकती है और बदनामी से भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर कोई नेता खड़ा होता है और जीतता है तो वो प्रसिद्धि हो गई, नेकनामी से हो गई। और अगर कोई जेल चला जाता है तो नाम तो तब भी उसका हो रहा है, लेकिन यहाँ बदनामी हो गई। तो अपने को देखना ये है कि प्रसिद्धि कैसे हो रही है, पॉजिटिव रीजन से या हाँ, नेगेटिव रीजन? नेगेटिव हो रही है या पॉजिटिव हो रही है। तो ये अगर अपना सूर्य अच्छा है, षटबल के अंदर भी अगर वो अच्छा है, बलवान है, तब तो वो अपने को नेकनामी में देगा। इसके लिए शनि का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिस राहु से अपन लोग घबराते हैं उस राहु का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके अपने को नेकनामी से प्रसिद्धि मिलती है। प्रसिद्ध तो अपने जो पीठ है उसके विद्वान जो हैं, उसके साधु महाराज जो होते हैं वो भी प्रसिद्ध है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो केतु है वो 6, 8, 12 में चला जाए, और यदि वो विष योग बना ले, कहीं पे किसी भाव में विष योग भी बन जाए, तो ऐसे लोग मठाधीश तक बन जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा योग है। आपका प्रश्न भी बड़ा अच्छा है ये जो आपने पूछा। अब आप बताइए कि हम लोग फेमस कैसे हो सकते हैं? मेरे दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। मैंने शुरुआत में ही कहा कि दुनिया को अपन कितना देते हैं जी। अगर अपना मोटिव सही है, अपना इंटेंशन सही है, तो अपन को ईश्वर भी मदद देता है कि अपन कितना आगे बढ़ें और कैसे फेमस हो। लेकिन फिर भी अपन नगों के द्वारा, ग्रहों के द्वारा, इनसे अपन इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं ताकि अपन लोग प्रसिद्ध हो सकें। जैसे आप बता सकते हैं कौन से नग पहनने से ये चीज़ हो सकती है? हर एक जन्मपत्री में अलग अलग नग होता है, लेकिन ख़ास बात ये है कि अपने को नगों से राय उन्हीं से लेनी चाहिए जो ज्योतिषी अपनी फीस लेता हो। अगर वो फीस नहीं ले रहा तो वो आपको यज्ञ करके, पंडिताई में कहीं ना कहीं मंत्रोच्चार करके, कोई नग को 1,000 रुपये के नग को आपको 20,000 का नग बता के ऐसे करके कमा लेगा, लेकिन कमाएगा ज़रूर वो। ओके। इसलिए अपने को नग ऐसा ढूंढना चाहिए या बोलना चाहिए जो उस ज्योतिषी से जो अपनी फीस लेता हो। साथ ही अपने को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ध्यान रखना चाहिए। जो अपन लोग शो पीस की तरह चेन वगैरह पहनते हैं या नग पहनते हैं वो अलग होते हैं, और ज्योतिष रत्न अलग होते हैं। तो ज्योतिष रत्न दिखने में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन काम वो करते हैं। ओके। आप कुछ ऐसी सामान्य क्रियाएं के बारे में बता सकते हैं जो सब लोग कर सकते हैं अपने चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन को बेटर करने के लिए?
नहीं तो उनकी स्टेट को बेटर करने के लिए, सॉरी। हाँ, कई ऐसे योग हैं, जैसे अगर चंद्रमा कर्क लगन की कुंडली के अंदर उच्च का होके 11वें स्थान पे बैठा है, तो आप किसी ज्योतिषी को दिखाएंगे तो वो कहेगा बड़ी अच्छी कुंडली है साहब, मज़ा आ गया, तो चंद्रमा उच्च का हो गया, आपका तो जीवन तर गया। लेकिन ऐसे मैंने कई लोगों को बड़ा दुखी देखा। जब लग्नेश उच्च का होके 11वें स्थान, जो कि जिसको लाभ भवन कहते हैं, वहाँ बैठ जाए, तो मैंने तब भी ऐसे लोगों को बड़ा दुखी देखा। तो ऐसी स्थिति में दूध का एक गिलास चीनी डाल के अपने सिरहाने रखें पूर्णिमा के दिन, और अगले दिन उसको बड़ के पेड़ की जड़ों में डाल दें, तो तब ये चंद्रमा आपका अच्छा होगा। या कौवे को खीर खिलाएं, तब ये चंद्रमा अच्छा होगा। तो इस तरीके से अपन उपाय ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये असली उपाय तो आपको ज्योतिष परामर्श के बाद ही समझ में आएंगे। आप किसी ऐसे कारण, ऐसे योग के बारे में बता सकते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति किसी उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा या नहीं, मतलब वो मास्टर्स डिग्री तक पढ़ेगा या नहीं? हाँ, ऐसे कई योग हैं। जैसे मैंने बताया था कि पंचम से अपन देखते हैं कि अध्ययन कैसा है। कई ज्योतिषी मूर्ख बनाते हैं, वो कहते हैं कि आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आप है ना उच्च शिक्षा तो प्राप्त करेंगे ही नहीं, जबकि वो आदमी उच्च के अलावा भी और कुछ टेक्निकल विद्या भी प्राप्त कर लेता है। तो एक छोटा सा उदाहरण ये है कि अगर गुरु और सूर्य या सिर्फ गुरु ही लगन में बैठ जाए और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, किसी भी एक शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो आदमी उच्च विद्या प्राप्त करता ही है। सूर्य मंगल बुध यदि 7वें या लगन में बैठ जाएं या किसी और भाव में बैठ जाएं, तो वो व्यक्ति टेक्निकल उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। आप ये बता सकते हैं कि एक ज्योतिष कितना ज्ञान रखता है या नहीं, या फिर वो ज्ञान है भी उसे या नहीं? ये प्रश्न बड़ा ट्रिकी प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि अगर कोई ज्योतिषी आपको भूतकाल की कम से कम 25 बातें जन्मांक चक्र देख के बताए, तो इसका मतलब वो ज्ञाता है। ज़्यादातर ज्योतिषी आपको भविष्य की घटनाएं दिखाएंगे, भविष्य के दर्शन कराएंगे कि आप ऐसे हो जाओगे, आप वैसे हो जाओगे, उसको नॉलेज नहीं होती। लेकिन वो आपके पास्ट को छेड़े, आपने क्या किया जीवन में। जैसे आप मेरे पास आए हैं, ये तय है कि आपने दोपहर में क्या खाना खाया होगा, है ना, और उस चीज़ को आप टाल नहीं सकते। आज से 10 साल बाद भी आप कोशिश करेंगे कि भाई जैसे आज आपने दोपहर में भिंडी की सब्ज़ी खा ली, अब आप 10 साल बाद भी कोशिश करेंगे, तब भी आपने खा ली जो खाई ली। ये अटल सत्य हो गया, है ना। अब इस सत्य को अगर ज्योतिषी आपके सामने लाता है कि आपने ये खाया, या आपने इस तरह के कपड़े पहने, या आप मेरे पास आए तो इतनी बार रास्ते में रुके, या फिर आपका घर इस तरीके से इस जगह पे है, या आप इतने भाई बहन हैं, तो वो ज्योतिषी जानता है, नहीं तो वो नहीं जानता। अच्छा, आपने एक बात और बोली थी, जन्मांक चक्र को देख के, यानी एक चार्ट, मतलब और भी चार्ट्स होते हैं ऐसे? हाँ, ऐसे कई चार्ट है। जन्मांक चार्ट है, दशमांश है, नवमांश है, ऐसे कई चार्ट है जिनसे अपन अध्ययन करते हैं। जन्मांक चक्र, जैसे उदाहरण के तौर पर जन्मांक चक्र को ही ले लें, तो इसमें कोई ग्रह राशि नहीं बदलती। अगर अपन चंद्रमा को केंद्र मान लें तो वो चंद्र राशि हो गई, अगर सूर्य को केंद्र मान लें तो वो सुदर्शन चक्र हो गया, तो बाकी तो वो जन्मांक चक्र है। ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन और याद आया। सूर्य राशि तथा चंद्र राशि, मतलब मून साइन और सन साइन, ये एग्जिस्ट करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर अपन वैदिक ज्योतिष की तरफ जाए तो इनको ज़रूर देखना चाहिए, चंद्र राशि को भी और इन राशियों को। ऐसा कहा जाता है कि जैसे अपन किसी जातक के बारे में बताए तो अपने को जन्मांक चक्र तो ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, तो अब क्या करें? उस हिसाब से तो फिर दोनों का एक ही भविष्य हो गया,
है ना, जो क्योंकि जन्मांक चक्र में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, दोनों का एक भविष्य हो गया। तो तब अपन चंद्र या सुदर्शन चक्र की तरफ जाते हैं, जिनसे अपने को पता चलता है कि ये अंतर आ रहा है, और इस तरीके से उनको भविष्य के दर्शन कराए जा सकते हैं। ओके ओके। आप ये बता सकते हैं कि रत्न या फिर जेम्स ये काम कैसे करते हैं एक व्यक्ति के शरीर पर लगने के ये बाद? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा है मेरे से। रत्न, आप मान लीजिए किसी उत्सव में गए, किसी पार्टी में गए, वहाँ पे आपने खराब से कपड़े पहन लिए, तो आपको कोई देखेगा भी नहीं है ना, कोई आपको पहचानेगा नहीं कि कौन है क्या है। लेकिन आप वेल ड्रेस्ड गए, आपने टाई पहनी, कोट पैंट पहना, पॉलिश शूज़ पहने, अच्छी तरह तैयार होके गए, बाल भी संवारे, आपने फेशियल भी करा लिया, तब आपको लोग बाग नोटिस करेंगे कि भाई ये जो व्यक्ति है ये कुछ अलग ही दिख रहा है। तो रत्न जो है वो इसी तरीके से काम करते हैं कि वो अपना जो व्यक्तित्व है उसको बढ़ा देता है। अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग चीज़ों से अपन उस भाव को अपन देखते हैं, जिस भाव के अपन रत्न पहना रहे हैं। मेरे हिसाब से 6, 8, 12 के रत्न नहीं पहनाने चाहिए। ये क्या होते हैं 6, 8, 12? 6, 8, 12 भाव ओके। जन्मपत्री में जो होते हैं उसके रत्न नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो द्विराशि हो तो अपनी राशि कहीं और पड़े, लेकिन ज्योतिषी को वार्न करना चाहिए कि भी फलाना, जैसे आप बीमार पड़े या हॉस्पिटलाइज हुए तो उस समय वो रत्न उतार दे। ओके, ये मेरा आखिरी प्रश्न होगा। आप कुछ ऋषियों के नाम बता सकते हैं या फिर कुछ स्कॉलर्स के नाम जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की नींव रखी या जिनकी स्टडी के ऊपर एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है? भृगु हैं, पाराशर हैं, ऐसे कई ऋषि हुए हैं जिन्होंने नींव रखी। वैसे पाराशर जो है ऋषि, उन्होंने वैदिक ज्योतिष की नींव रखी थी जी। तो लघु पाराशरी करके जो मैंने किताब बताई वो उन्हीं के द्वारा रचित है, तो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, हर एक को पढ़ना चाहिए। उसमें कई चीज़ें लिखी है। ज्योतिष का पहला कॉन्सेप्ट तो उन्होंने ये लिखा है कि ईश्वर है, तो ईश्वर है यानी कि मतलब अच्छाई है ना, विजय है। तो अपने को पहले ही लाइन के अंदर ये पता चलता है कि इस दुनिया में अपन कुछ हैं, नहीं तो अपन निराशावादी हो जाएगी। ठीक है, आप ये बता सकते हैं लगभग ज्योतिष विद्या कितनी पुरानी है? ज्योतिष का कोई इतिहास ही नहीं है, और इतिहास जैसा ज्योतिष एक सब्जेक्ट है जो पल पल बनता है। जैसे अपन बैठ के अभी बात कर रहे हैं, एक हो सकता है कि मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो एक नई चीज़ निकल आई, तो ये वापस एक इतिहास बन गया, फिर ऐसे करके इतिहास बन गया। और कितना पुराना है ये तो अपन बता ही नहीं सकते, क्योंकि शुरू से ही अपन कुछ ना कुछ एज्यूम करते हैं कि भाई अपन भाला लेके अपन जब शिकार पे निकलते थे एंशिएंट टाइम्स में, तो अपन भाले से मार देंगे तो वो मरेगा कि नहीं मरेगा, आज का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब कुछ भविष्य पे निर्भर करता है। तो ये भी ज्योतिषी हुई। धन्यवाद आज की पॉडकास्ट के लिए। पर जाने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आप कोई एंड नोट देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दुनिया में आए हैं तो कुछ दे के जाएं, सबका भला करें। इंसान और इंसानियत यही है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।